नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य। यह हमारा इस सीरीज़ का पहला वीडियो है जिसमें हम MCQ फॉर्म में गुप्त साम्राज्य के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कई भागों में हमारा ये टॉपिक कवर करेंगे हम, और बता दें कि प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत ये टॉपिक आता है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बढ़ते हैं हम बिना टाइम वेस्ट करे हमारे मुख्य टॉपिक की ओर, जिसका नाम है गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को समझने से पहले हमें थोड़ा सा प्राचीन भारत के रिस्पेक्ट में कुछ चीज़ें पता होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम इतिहास को 3 सेक्शंस में डिवाइड करके पढ़ते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत इस टॉपिक को देख रहे हैं। जब से हम जो पढ़ना शुरू करते हैं प्राचीन भारत को, तो हमारी शुरुआत होती है प्रागैतिहासिक काल से, अर्थात लिथिक ईरा से, स्टोन एज से। उसके बाद हम बढ़ते हैं सिंधु सभ्यता की ओर। सिंधु सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल, जिसमें कि ऋग्वैदिक ईरा और लेटर वैदिक ईरा में हम क्या घटनाक्रम रहे उसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल में 16 महाजनपद का उदय हुआ था और नगरीकरण की शुरुआत हुई थी। लोहा युग प्रारंभ हो चुका था। इसी क्रम में महाजनपद के समय पर ही विभिन्न धर्मों का उदय हो रहा था, जिसमें भारत के परिप्रेक्ष्य में मुख्य धर्म थे 2, बौद्ध धर्म और दूसरा था जैन धर्म। इसके बाद आता है मौर्य काल। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका जो है संस्थापक रहे थे, और सम्राट अशोक के समय पर मौर्य साम्राज्य काफ़ी फला फूला और काफ़ी इसका विस्तार हुआ। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है, केंद्रीकृत शासन प्रणाली थी, काफ़ी जो था इम्पॉर्टेंट था। इसके बाद आता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल में क्रमशः शुंग, कण्व, सातवाहन, वाकाटक वंश का राज रहा। इसी प्रकार यहाँ से शुरुआत हो जाती है विदेशियों के शासन की भी, जिसमें कि जो होता है एंडो ग्रीक, शक, पल्लव, कुषाण आते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद आता है गुप्त साम्राज्य। तो बिल्कुल आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसके पहले आपको इन सारे टॉपिक के विषय में भी पता होना चाहिए। चलिए, तो हम बात करते हैं गुप्त साम्राज्य की और शुरुआत करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर है गुप्त काल को कहा जाता था, क्योंकि इस समय पर साहित्यिक रूप से हम बात करें, स्थापत्य के दृष्टिकोण से बात करें, और विभिन्न जो भी प्रशासनिक उन्नतियां हो रही थी, उसके परिप्रेक्ष्य में गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। चलिए, आज जब हम इस टॉपिक को पूर्ण रूप से खत्म करेंगे तब आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आखिर में से स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो बात करते हैं गुप्त वंश का जो संस्थापक था वो था श्रीगुप्त, जिसका समय जो था 240 से 280 ईस्वी के बीच में रहा था। और जनरली जो श्रीगुप्त था, ये माना जाता है कि ये कुषाण के सामंत थे। हमने बताया है मौर्योत्तर काल में विदेशी साम्राज्य था, चीन की यूची जाति के थे, तो इनके सामंत के रूप में उभरे थे, और बाद में इन्होंने जो है अपने नया जो है साम्राज्य स्थापित कर लिया। श्रीगुप्त को उसका श्रेय जाता है। और इसी प्रकार चंद्रगुप्त प्रथम को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, अर्थात इसने जो है वास्तविक रूप से गुप्त वंश की जो है शुरुआत करी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए वास्तविक संस्थापक कौन है, तो हमारा उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम। और अगर एग्जाम में पूछा जाए सिंपल सा क्वेश्चन कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक था। चलिए, अब गुप्त संवत किसने शुरू किया था? हम आगे गुप्त साम्राज्य को और समझने से पहले ये समझते हैं कि एक्चुअल में हमें विभिन्न राजाओं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप सामने ऑप्शन में देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम वगैरह के नाम हैं। तो गुप्त काल में जो है कई सारे राजा हुए, ठीक है। तो हमें खास खास राजाओं की क्रोनोलॉजी ऑर्डर याद होना चाहिए, क्रम से उनका नाम पता होना चाहिए। तो सबसे पहले जो शासक थे वो थे श्रीगुप्त, जिन्होंने जो है
गुप्त साम्राज्य की स्थापना की थी। इसके बाद आते हैं घटोत्कच। घटोत्कच के बाद आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इतिहास में इनके जो है और भी इनके जो वंशज हुए होंगे जिसका नाम चंद्रगुप्त रखा होगा, लेकिन उसमें वे भेद करने के लिए हम चंद्रगुप्त प्रथम और द्वितीय कहते हैं। तो चंद्रगुप्त प्रथम रहे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद कहीं कहीं पर लिखा रहता है कि कांच नाम का भी जो है शासक रहा था, लेकिन कुछ लोग समुद्रगुप्त को ही कांच का दूसरा नाम भी मानते हैं। तो अब इसके विषय में तो संशय है, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इनका ये ऑर्डर याद रखना है। समुद्रगुप्त के बाद आता है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य की उपाधि लिए हुए होता है। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था, जो कि अभी चर्चा का विषय है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आता है कुमारगुप्त, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कुमारगुप्त को गोविंद गुप्त भी कहते थे। कुमारगुप्त के बाद जो नेक्स्ट शासक रहते हैं वो रहते हैं स्कंदगुप्त, और लास्ट में जो होते हैं लास्ट नहीं, स्कंदगुप्त के बाद आते हैं भानुगुप्त, और लास्ट में रहते हैं विष्णुगुप्त। तो आपको ये ऑर्डर याद रखना है। तो उसके क्रम में अब हम क्वेश्चनों को तलाशने की कोशिश करते हैं। श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, कांच, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त हमें याद रखना। चलिए तो हमारे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम कि गुप्त संवत किसने शुरू किया था। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 बीसवीं ईस्वी में जो है गुप्त संवत की शुरुआत की थी। जब इन्होंने राजगद्दी संभाली थी तो उसी क्रम में इन्होंने गुप्त संवत की भी शुरुआत की थी। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में हम यदि और जानकारी प्राप्त करें तो इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, और इन्होंने जो विवाह किया था इनका कुमारी देवी जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी उससे विवाह करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। पहले महान सम्राट थे, और हमने जैसा कि बताया है कि इन्हें वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो इतने पॉइंट इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। आप सभी जानते हैं दोस्तों, एमसीक्यू फॉर्म में हम जो है बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। एमपीपीएससी का जो है 19 जून को एग्जाम होने वाला है, तो हम इसीलिए एमसीक्यू फॉर्म में ला रहे हैं कि हम कम समय में और कम क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो अभी हम इसका उत्तर लेकर आए हैं चंद्रगुप्त प्रथम ने। अब जब उपाधियों की बात चली है तो उपाधि किसी भी शासक की पूछी जा सकती है। तो चलिए हम बात करते हैं सारे शासक की उपाधियों की। हाँ, तो अब हमने आपको ऑर्डर भी समझा दिया है कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है वास्तविक संस्थापक था। इसके बाद समुद्रगुप्त आता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इसने कम से कम 100 विजय की थी, कई विजय की थी, और काफ़ी सफलतापूर्वक जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो हम बात करते हैं इन्हें और भी कहीं उपाधियाँ जो है मिली हुई हैं। वो है क्रमशः पराक्रमांक, शतविजयी, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने 100 विजय की थी। कविराज कहा जाता है क्योंकि इनका एक सिक्का मिला है जिसमें इन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। अश्वमेघ कर्ता इन्हें कहा गया है। विक्रमांक इनको कहते थे। वो परम भागवत की उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। जो गुप्त साम्राज्य के कई और राजा हैं उन्होंने भी परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये गुप्त साम्राज्य के पहले शासक थे जिन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, क्योंकि आगे इन्हीं के जनरेशन में कुमारगुप्त भी जो है परम भागवत की उपाधि धारण करता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना ज़रूरी है कि ये विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी। विक्रमादित्य की अगर हम बात करें तो इतिहास में 14 ऐसे शासक हैं जिनका विक्रमादित्य की उपाधि जिनके नाम के साथ जुड़ी हुई थी, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय भी एक प्रमुख राजा थे। और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने का इनका उद्देश्य ये था कि 57 नहीं, इन्होंने जो शक राजा थे रुद्रसिंह III को जो है हराया था, और फाइनली शकों को यहाँ से कंप्लीटली खत्म कर दिया था, हटा दिया था। इसलिए इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और उसका दूसरा रीज़न ये था कि 57 BC में एक और उज्जैन अवंतिका में महान राजा हुए थे विक्रमादित्य, और उन्होंने भी शकों को हराया था। तो उसको शायद इन्होंने रिपीट करा हो, इसलिए इन्होंने उन्हीं के नाम पर विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। और जो 57 BC वाले
विक्रमादित्य हैं, इन्हीं के नाम पर विक्रम संवत चलता है। बेताल 25 की कहानियाँ इनसे जुड़ी हुई है, सिंहासन 32 की कहानियाँ इनसे जुड़ी हुई है। कहते हैं कि इनमें चमत्कारिक शक्ति थी। महाकाल के मंदिर के पास में जो हरसिद्धि माता का मंदिर है, हरसिद्धि माता जो है जो शक्तिपीठ के रूप में माना जाता है, वहाँ पर ये जो है डेली पूजा करते थे। ठीक है, विक्रमादित्य हम 57 BC वाले विक्रमादित्य की बात कर रहे हैं। लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय की हम बात करें तो हमें पता है तो 4वीं-5वीं सदी के थे। तो विक्रमादित्य की इन्होंने उपाधि धारण की थी। इसके अलावा इन्होंने देवगुप्त, शाकारी, शकारी, ठीक है, शाकारी नहीं, शकारी, गणारी और देवराज की उपाधि भी धारण की थी। देवराज की उपाधि इन्होंने स्वयं धारण की थी, इन्हें अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार से इनके जो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं कुमारगुप्त, कुमारगुप्त की हम बात करें तो इन्हें महेंद्रादित्य, शकादित्य और परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसी प्रकार से जो स्कंदगुप्त हैं उन्हें भी क्रमादित्य और शकादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इन सभी में सबसे इंपॉर्टेंट उपाधियों की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त द्वितीय का याद रखना है, जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त की उपाधि धारण की थी। और इन्हें भारत का नेपोलियन भी किसने कहा था? B.A. स्मिथ ने कहा था। तो इतने फैक्ट उपाधियों के क्रम में याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। बात करते हैं किस शासक के सिक्के पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसकी अभी हमने चर्चा की है, वो है समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसीलिए इसे कविराज भी कहा जाता है। जरा चेक कर ले, यहाँ पर कविराज की उपाधि भी, जैसा हमने पढ़ा था कि इन्हें कविराज की भी उपाधि थी। तो उसका रीज़न यही है कि इन्हें सिक्का मतलब इनके जो सिक्का मिला है उस पर इन्हें वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। यही कारण है कि समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि प्राप्त है। तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो हम इसकी भी बात कर चुके हैं, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और ये किसने कहा था? तो इसे B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी। और ये चीज़ें हमें कहाँ से पता चली हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त का वर्णन है। इसे हरिसेन ने लिखा है और इसमें इस बात का जिक्र किया है। हालांकि B.A. स्मिथ ने मतलब हरिसेन में ऐसा नहीं लिखा, हम आपको स्पष्ट कर दें। प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि B.A. स्मिथ ने कहा है कि इसे भारत का नेपोलियन है। तो बात की इतिहासकार है जिन्होंने उसे संज्ञा दी है। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त का हमें वर्णन मिलता है। ठीक है, समुद्रगुप्त का वर्णन मिलता है, उसकी विजय का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार से उसने जो है आर्यवर्त के शासकों को हराया, दक्षिणावर्त के शासकों को हराया, क्या नीति अपनाई, पड़ोसी राज्यों पर किस प्रकार विजय प्राप्त की। प्रयाग प्रशस्ति में वर्णन मिलता है जो कि चंपू शैली में लिखा गया है। चलिए समुद्रगुप्त की एक और स्पेशल बात बता दें तो समुद्रगुप्त का मुख्य उद्देश्य क्या था? धरणी बंद करना। धरणी बंद करना अर्थात पूरी धरती को जीतना इनका मुख्य उद्देश्य था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो अभी इसकी चर्चा करी। हरिसेन जो है इसका दरबारी कवि था और इसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, जिसमें समुद्रगुप्त के बारे में जो है काफ़ी प्रशंसा की गई थी। इसी में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है जो कि चंपू शैली में लिखा गया है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो गुप्त राजाओं की मुद्रा को अभिलेखों में क्या कहा जाता था? तो जो गुप्त राज्य की राजकीय मुद्रा थी उसको जो है दिनार कहा जाता था और ये स्वर्ण मुद्राएं रहती थी। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी बात चलिए तो कुछ छोटी बड़ी बातें और कर लेते हैं। इनकी राजकीय मुद्रा क्या थी? दिनार थी। इनका राजकीय चिन्ह क्या था? तो वो गरुड़ था। और इनकी मुख्यतः राजधानी क्या थी? तो उज्जैनी और पाटलिपुत्र जो है इनकी प्रमुख राजधानियाँ थी। चलिए रोमिला थापर के अनुसार गुप्त लोग कौन थे? मतलब जो गुप्त साम्राज्य के लोग थे जेनेटिकली वो कौन थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे या वैश्य थे? तो रोमिला थापर की अगर हम बात करें तो ये प्रमुख इतिहासकार हैं भारत की, आज भी है। ठीक है, और काफ़ी जो है चर्चा में रहती है। जनेऊ के बारे में अगर आप जानते हैं अच्छे से तो अगर हम इस क्वेश्चन की तलाश करें तो इस क्वेश्चन का आंसर की हम बात करें तो उसके अनुसार जो गुप्त लोग थे वो वैश्य थे। हालांकि अलग अलग जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने अलग अलग संज्ञा दी है, तो हम सबका एक एक बार देख लेते हैं। तो गौरी शंकर के अनुसार जो गुप्त लोग थे वो क्षत्रिय थे। ठीक है, उस समय हमें पता है वर्ण व्यवस्था काफ़ी मायने रखती थी। काशी प्रसाद जायसवाल के अनुसार ये शूद्र थे। ठीक है, और जो हेमचंद्र राय चौधरी है
इनका भी नाम आपने काफ़ी सुना होगा। हेमचंद राय चौधरी के अनुसार ये ब्राह्मण थे, ठीक है, और रोमिला थापर के अनुसार ये वैश्य थे। तो संभवतः ज़्यादातर लोग इनके वैश्य की ओर ही संकेत करते हैं, व्यापारी वर्ग की ओर संकेत करते हैं, क्योंकि इस समय जो है भारत का सिल्क रूट जो कि कुषाणों ने स्टार्ट किया था, काफ़ी चल रहा था, काफ़ी काम हो रहा था, तो भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था इस समय, ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या हम कहे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में ये भारत की इसने यात्रा की थी। लेकिन इसकी स्पेशल बात याद रखना है, ही नेवर विजिटेड हिज कोर्ट, अर्थात इसके दरबार में उपस्थित नहीं हुआ था, ठीक है। चंद्रगुप्त दरबार में नहीं आया था, अर्थात फेस टू फेस नहीं था, बल्कि उसकी शासनकाल के दौरान जो है भारत में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है, और ये जो है 14 वर्षों तक भारत में रहा था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। कुतुब मीनार के समीप जो लौह स्तंभ है वो उस पर किस शासक का वर्णन मिलता है? तो हम स्पेशली आपको बता दें कि जो कुतुब मीनार के बाहर या समीप उसके जो भी उसका एरिया है, लोकेशन है, आपने अगर देखा हो तो वहाँ पर एक लौह स्तंभ है, महरौली का लौह स्तंभ, जिसमें चंद्र नाम के राजा का उल्लेख है। अब इतिहासकारों में मतभेद है कि ये चंद्र राजा आखिर कौन था, लेकिन मैक्सिमम लोग मानते हैं कि ये जो बात चल रही है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की चल रही है, ठीक है। तो हमारा आंसर भी है इसका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऐसा माना जाता है, आज तक मतलब इसके लोहे पर एकदम ओपन स्पेस में है, खुले आकाश के नीचे है, आज तक इस पर जंग लगा ही नहीं। तो इसका कंपोजिशन क्या होगा, मतलब ये जो है सोच का, रिसर्च का विषय है कि किस प्रकार से उस समय लोह स्तंभ बनाया होगा। तो महरौली स्थित लोह स्तंभ में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा सिंधु नदी के उस पार बहालिकों के विरुद्ध और पूर्व में बंग शासकों के विरुद्ध विजय का वर्णन है। बंग की पहचान बंगाल तथा बहालिकों की पहचान बल्ख से की जाती है, ठीक है। इसके उपरांत चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी के अंतिम शासक रुद्रसिंह तृतीय को 409 ईस्वी में हराया था। तो लगभग ये चौथी पांचवी सदी की बात चल रही है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे में। तो ये स्पेशल फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगली क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो किस शासक के दरबार में 9 विद्वान रहते थे? ठीक है, किस शासक के दरबार में 9 विद्वान रहते थे? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, या हम कहे चंद्रगुप्त द्वितीय। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि किस शासक के दरबार में 9 विद्वान रहते थे। तो गुप्त साम्राज्य में भी एक राजा हुए थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनके दरबार में 9 रत्न रहते थे, अर्थात वो काफ़ी इंटेलिजेंट थे, अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी प्रभावी थे, इसीलिए उन्हें 9 रत्न की संख्या दी गई है। अब हमें उंगली दी है, हमें पूरा हाथ पकड़ लेना है, अर्थात अब 9 रत्न की बात आई है तो हमें 9 शासकों, जो 9 नवरत्न थे, 9 व्यक्ति थे, उनके नाम भी याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम इसमें सर्वोपरि नाम है कालिदास का, उज्जैन से संबंध रहा है कालिदास का, उज्जैन एकेडमी भी वहाँ पर स्थापित है। तो काली और विक्रमादित्य भी उज्जैन से ही संबंधित थे। तो कालिदास है जिनकी रचनाएं जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, लोकप्रिय हैं। कालिदास के बाद हम बात करते हैं धन्वंतरी की। धन्वंतरी, शणपक, शपणक, अमर सिंह, शंकु जो कि वास्तुकार थे, और बेताल भट्ट, घटकरपर, वराह मिहिर बहुत फेमस है, वररुचि। तो 9 हो गए होंगे, ठीक है, 5 इधर और 4 इधर। तो ये इनके दरबार के प्रमुख 9 रत्न थे। कालिदास जो है एक बहुत अच्छे राइटर थे, इनके साथ जो है रचनाएं आपको याद रखना है। सबसे अग्रणीय है इसके प्रकार धन्वंतरी है, जो कि चिकित्सा में महारत हासिल किए हुए थे। शपणक की बात करें तो फल ज्योतिष के विद्वान माने जाते थे। ये अमर सिंह की बात करें तो कोशकार थे, इन्होंने अमर कोश करके अपना ग्रंथ लिखा है। शंकु की बात करें तो वास्तुकार थे। बेताल भट्ट घटकर पर
पर वराहमिहिर खगोल विज्ञानी थे और वररुचि जो थे प्रमुख नवरत्न इनके शामिल थे। इसके अलावा अगर हम बात करें कि और कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके दरबार में 9 रत्न 9 विद्वानों की चर्चा होती है, तो यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं। जो कुषाण वंश में राजा कनिष्क था, कनिष्क के दरबार में भी 9 रत्न रहते थे। ठीक है, कनिष्क के दरबार में भी अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन करके जो है 9 रत्न रहते थे, तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और अकबर की बात करें हम, तो अकबर के टाइम पर भी इसके दरबार में जो है 9 रत्न थे। तो जब क्रमशः हम इनकी बात करेंगे तब वहाँ पर उसका जिक्र करेंगे। तो अगर पूछा तो एग्जाम में ध्यान रखना है, आपको 3 लोगों के नाम याद रखना है, अकबर, कनिष्क और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इनके दरबार में 9 लोग रहते थे। इसी प्रकार से 3 और लोग हैं जिनके दरबार में 8 विद्वान रहते थे। चलिए, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। तो हम बात करते हैं अष्ट लोगों की। उस स्लाइड में जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आ रहे हैं। तो अष्ट प्रधान 8 विद्वान रहते थे, जिसको अष्ट प्रधान की संज्ञा दी जाती थी। ये शिवाजी के दरबार में रहते थे। अष्ट दिग्गज की संज्ञा दी गई है। ये कृष्णदेव राय जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे। इसी प्रकार से अष्ट छाप करके अगर बात आए तो हम बात कर रहे हैं वल्लभाचार्य। तो ये कुछ फैक्टर आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो अब हम ये पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आर्यवत्त के अनुसार, आर्यवत्त नहीं, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार आर्यवत्त के 9 शासक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आर्यवत्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को किसने पराजित किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार, ठीक है, जो कि हरिशेन ने जिसकी रचना की थी, आर्यवत्त के 9 शासकों, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को किसने पराजित किया था, तो इसका आंसर है समुद्रगुप्त ने पराजित किया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के किसने चलाए थे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के जो है चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, और वो उन्होंने शकों पर अपनी विजय के उपलक्ष्य में चलाए थे। हम जानते हैं 409 ईस्वी में इन्होंने जो अंतिम शक शासक थे उज्जैन के, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था और अपनी विजय के उपलक्ष्य में मालवा क्षेत्र में जो है व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्के चलाए थे। सिक्के उसकी विजय के प्रतीक थे, तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब शैली बहुत सारी है, ठीक है, न सिर्फ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने बल्कि समुद्रगुप्त और इनके बाद के राजाओं ने कई प्रकार की शैली के सिक्के चलाए हैं। तो हम एक काम करते हैं, उनकी भी बात कर लेते हैं, एक ही बार में सारी चीज़ें खत्म। चलिए, तो हम बात करते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की। तो इसने जो है राजा रानी प्रकार या विवाह प्रकार के सिक्के चलाए हैं। ठीक है, कौन से प्रकार के सिक्के, तो नाम याद रखना है, राजा रानी प्रकार या विवाह प्रकार के सिक्के चलाए हैं। इसी प्रकार हम समुद्रगुप्त की बात करें तो इन्होंने अश्वमेघ प्रकार के सिक्के, क्योंकि हमें पता है इन्हें अश्वमेघकर्ता की उपाधि भी दी गई थी, गरुड़ प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, व्याघ्र हनन प्रकार के सिक्के, वीणा प्रकार के सिक्के चलाए थे। कुमारगुप्त की बात करें तो मयूर आकृति के सिक्के चलाए थे, और स्कंदगुप्त की हम बात करें तो वृषभ आकृति के सिक्के चलाए थे। चलिए, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ये व्याघ्र शैली है, ठीक है, और ये व्याघ्र हनन है, दोनों में अंतर है। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था, तो हम अभी बात कर चुके हैं, जो गरुड़ था वो गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह था। चलिए, ग्वालियर के तुमेन अभिलेख में किस गुप्त शासक को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है, तो इसका सही उत्तर है कुमारगुप्त को। ठीक है, तो हमें पता है ग्वालियर का जो तुमेन अभिलेख है उसमें इसे शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में निम्न में से कौन से 9 विद्वान शामिल नहीं थे। अगर आपने हमारी आगे की स्लाइड अच्छे से समझी है तो इसका आंसर आप यहाँ पर आराम से दे सकते हैं, तो वो है पतंजलि, क्योंकि कालिदास थे, ये अमर सिंह है, ठीक है, अमन नहीं है, अमर सिंह थे, धन्वंतरी भी थे, और हमने और नाम बताए हैं, लेकिन पतंजलि नहीं थे, क्योंकि पतंजलि जो है शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग के दरबार में थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की हम बात करें, काफ़ी जो है विशाल यूनिवर्सिटी रही थी, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। अगर आप आज भी इंटरनेट पर जाकर देखें तो आप वहाँ इसके अवशेष देख सकते हैं और इसकी विशालता का अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय पे जब आज के संदर्भ में टेक्नोलॉजी नहीं थी तो किस प्रकार से उसका निर्माण किया होगा, कितना विशाल रहा होगा।
इसका इंटरनेट पे ज़रूर देखना, नालंदा यूनिवर्सिटी का। अब हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना की थी वो किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी, जिसे कि कभी कभी गोविंद गुप्त भी कहा जाता है। तो हो सकता है ये नाम ना आकर ये नाम रहे। तो कुमारगुप्त ने जो है इसकी स्थापना की थी, और कुमारगुप्त को जो है कार्तिकेय भी कहा जाता था। ठीक है, और इसके समय पे हूण आक्रमण हुआ था। चलिए, अंतिम गुप्त सम्राट की हम बात करें तो अंतिम गुप्त सम्राट कौन था? तो अंतिम गुप्त सम्राट जो था विष्णुगुप्त था। सील किस प्रकार की भूमि को कहा जाता था? एक्चुअल में जो उस समय भूमि थी गुप्त साम्राज्य में, देखिए हर एक पर्टिकुलर चीज़ को किसी की भाषा के अनुसार कहने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो एग्जाम में इस प्रकार का पैटर्न चल रहा है, क्वेश्चन पूछा जाता है। स्पेशली एमपीपीएससी जो प्राचीन भारत का इतिहास है वहाँ से ऐसे क्वेश्चन उठाता है कि पर्टिकुलर इस वर्ड का क्या मतलब है, तो हमें काफ़ी ज़रूरी है याद रखना। तो हम बात करते हैं सील की। तो ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी उसको सील कहा जाता था। ठीक है, भूमि के संदर्भ में मान है। तो अब और दूसरे क्वेश्चंस को पकड़ के भी हम हमारा थोड़ा सा अपना एरिया बढ़ाते हैं नॉलेज का। तो कृषि करने योग्य भूमि को उस समय क्या कहा जाता था? तो क्षेत्र कहा जाता था। आज के समय पे हमारा क्षेत्र का जो है वोकेबुलरी अलग है। चलिए, रहने योग्य जो भूमि होती थी उसको वास्तु कहा जाता था। चारागाह जो जंगली भूमि होती थी, ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसको अपृहत कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? अपृहत कहा जाता था। और जो चारा योग्य भूमि थी उसको चारागाह भूमि कहा जाता था। वो नाम सिंपल है, तो ये याद रखना, जिसमें जंगली भूमि का स्पेशल। चलिए, कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो मिलता है याज्ञवल्क्य स्मृति में। ठीक है, याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। और आपको बता दें दोस्तों कि जो गुप्त साम्राज्य गुप्त काल जब चल रहा था तो मुख्य रूप से जो विभिन्न स्मृतियां हैं यहीं पर जो है लिखी गई थी। तो कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन जो है याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है, और जाति के रूप में कायस्थों का जो वर्णन है सर्वप्रथम मिलता है औशनम स्मृति में। ठीक है, औशनम स्मृति में। तो दोनों में काफ़ी अंतर है। इसका वर्णन मिलता है याज्ञवल्क्य में, और जाति के रूप में इसका वर्णन मिलता है हमको औशनम स्मृति में। अगर हम स्मृति ग्रंथ की बात करें तो जो वेदांग या सूत्रों के बाद इनकी रचना की गई थी वो सबसे प्राचीन कई सारी स्मृतियां लिखी गई है, जिसमें सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति किसको माना जाता है? मनु स्मृति को माना जाता है। ठीक है, मनु स्मृति को माना जाता है, जिसका इस स्मृति की एक प्रसिद्ध लाइन है जो आपने सुनी होगी कि जहाँ नारी की पूजा होती है देवता वही निवास करते। तो ये मनुस्मृति में यह जो है कथन लिखा गया है। मनुस्मृति जो है शुंग वंश का मानक ग्रंथ था। तो इसी प्रकार वक्त के साथ कई स्मृतियाँ लिखी गई जिसको स्मृति कहते हैं। तो उसी में अगर हम बात करें गुप्त साम्राज्य के रिस्पेक्ट में तो नारद स्मृति गुप्त काल में लिखी गई, और भी कई स्मृतियाँ गुप्त काल में लिखी हुई। जब हम साहित्य की बात करेंगे गुप्त काल के तब यहाँ पर और उसका विस्तार से वर्णन करेंगे। चलिए, सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सभी जानते हैं एरन अभिलेख जो कि सागर जिले में मिला है। सती प्रथा का प्रथम जो है लिखित परिणाम मिलता है। ठीक है, 510 ईस्वी में ये मिला था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? जिस प्रकार से हमने मौर्य साम्राज्य में देखा था कि वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को रूपा जीवा कहा जाता था, उसी प्रकार से गुप्त काल में इस प्रकार की महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो गणिका कहा जाता था। ठीक है, और जो वृद्ध होती थी वेश्याएं उनको कहा जाता था कुट्टनी। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है। गुप्त काल की शासकीय भाषा क्या थी? तो इसका सही आंसर है संस्कृत। तो जो संस्कृत है गुप्त राजाओं की शासकीय भाषा थी। ठीक है, तो इतने फैक्ट याद रखना है। यहाँ की शासकीय भाषा क्या थी? संस्कृत थी। शासकीय राजकीय चिन्ह क्या था? तो वो गरुड़ था, हम बात कर चुके हैं। और मुद्रा की बात करें तो वो क्या थी? दिनार थी। तो यही याद रखना है हमें। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, कि बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस अधिकारी को क्या कहा जाता है। फिर क्रम से हम बात करेंगे जो गुप्त साम्राज्य के साहित्य है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि इस पुस्तक के राइटर कौन है, कृति किसने लिखी। तो ये गुप्त साम्राज्य में साहित्य में काफ़ी उन्नति हुई थी। इसी प्रकार से गुप्त साम्राज्य काल में जो स्थापत्य कला जो स्थापत्य हुए थे, अर्थात जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए थे वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम विस्तार से इन सब की चर्चा करेंगे, सांस्कृतिक जीवन सब कुछ देखेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें। अगर आपको
कुछ सजेशन देना है तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।